नासा ने कहा कि अगर हम मार्स पे स्टडी कर रहे हैं तो क्यों ना हम डेवॉन जो आइलैंड है उसका यूज करें। अब जो डेवॉन आइलैंड है इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि डेवॉन आइलैंड में मार्स जैसा क्लाइमेटिक सिचुएशन बनाना आसान है। तो ऐसे कौन सा एरिया है जहाँ पर डेवॉन आइलैंड लोकेटेड है, किस ओशियन के आसपास है, किस कंट्री का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूज द हिंदू और एनडीटीवी दोनों में कवर की गई थी। तो जब यूपीएससी के एस्पायरेंट जब पढ़ता है तो किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है कहाँ पे है, उस पर अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेता है तो उसके लिए इजी हो जाता है एग्जाम में रियल क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस तरह से हर एक टॉपिक को जब हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं तो आपकी प्रैक्टिस उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। आज 12 मार्च 2026 है। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मेरा एक ही पर्पज़ रहता है कि डेली में जो आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कशन करवाऊं, लोकेशंस दिखाऊं, मैप दिखाऊं और ऐसा एनालिसिस दूं जिससे आपको करंट अफेयर के लिए कहीं और रिलाई ना होना पड़े, साथ ही स्टैटिक टॉपिक भी आपका कवर हो। तो ये जो टॉपिक है, दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा डेवॉन आइलैंड के बारे में, क्यों न्यूज़ में था ये मैं आपको बताया। अब सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं। अब लोकेशन आप देखिए, ये है यहाँ पे कनाडा, कनाडा जिसे कहा जाता है, कनाडा भी कहते हैं। तो कनाडा जो लोकेशन है वहाँ पे आपको एक हडसन वे भी देखने को मिले, हडसन की खाड़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको बैफिन की खाड़ी देखने को मिलेगी क्योंकि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात यहाँ पर करता रहा है कौन, यूएसए, है ना। आपको पता है क्लाइमेट जो चेंज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आगे चल के जो पोल वाले रीजन वहाँ पे जो आबादी ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। जो मेन एरिया है जो अगर आप देखोगे ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पे लोग कम रहेंगे क्योंकि आज से 50 साल बाद अगर आप सोचो कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। मार्च में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े देश हैं वो ऐसी लोकेशंस पर क्या कर रहे हैं, पहले से ही क्लेम और ये सारी चीज़ें करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कनाडा के नॉर्थ में आपको डेवॉन आइलैंड देखने को मिलेगा। ये जो लोकेशन है डेवॉन आइलैंड की है। इसके वेस्ट में ब्यूफोर्ट सी, नॉर्थ में आर्कटिक सी, ईस्ट में बैफिन वे देखने को मिलेगा और अटलांटिक सी भी देखने को मिलेगा। साउथ में आपको हडसन वे देखने को मिलेगा। कंप्लीटली किसका पार्ट है, कनाडा का जो आर्कटिक आर्क्यूपेलिगो है उसका पार्ट ये माना जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा अनइनहेबिटेटेड आइलैंड है, मतलब कि ऐसा आइलैंड जहाँ पे कोई नहीं है और यहाँ पे टेम्परेचर -50 डिग्री तक गिर जाता है और गर्मी में भी 2 से 5 डिग्री ही टेम्परेचर रहता है ना। तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ी सी याद रखनी है डेवॉन आइलैंड के बारे में। वन डे एग्जाम में भी वन लाइनर फॉर्मेट पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। तो वन लाइनर में तो आप अटेंड कर ही लोगे, है ना। कहाँ पे है आप बता दोगे, कनाडा का पार्ट है, किसके वेस्ट में कौन से ब्यूफोर्ट सी है। लेकिन स्टेटमेंट वाइज बने तो स्टेटमेंट बन सकता है कि इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अनइनहेबिटेड, सबसे निर्जन द्वीप है जहाँ पे कोई मनुष्य नहीं रहता, इस टाइप का, मतलब बहुत कम, रेयर। दूसरा, इट लाइज इन द कैनेडियन आर्क्योपेलिगो। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट लगता है क्योंकि मैंने आपको मैप में दिखाया कि कनाडन जो आर्क्योपेलिगो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, उसका पार्ट है। तीसरा, नासा यूज करना चाहता है इसका मार्स की कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करने के लिए, रोवर टेस्टिंग के लिए। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। चौथा, इट हैज अ लार्ज मीटियोर इम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ह्यूगटॉन क्रेटर। ह्यूगटॉन क्रेटर नाम का एक बड़ा उल्का प्रभाव यहाँ पर पड़ा था, मीटियोर इम्पैक्ट पड़ा था, ये यहाँ पर कहा जाता है। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट मानी जाती है। उल्का पिंड टकराया था लाखों साल पहले, यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है। 4 के चारों जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है वनडे एग्जाम में किसी एक लाइन को पूछ ले, है ना, या यूपीएससी में कोई 2-3 स्टेटमेंट दे, कुछ पेयर्स में दे, यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी कर दे, इंडिया कर दे, कुछ भी कर दे। तो आपको यहाँ पे हर तरह से सजग रहना है इस चीज़ को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस के बारे में, निवारण कार्यक्रम के बारे में है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमें जानना ये ज़रूरी है कि आखिर ये कुष्ठ रोग होता क्या है। कुष्ठ रोग के बारे में आपको पता हो, नहीं पता हो तो आपको कोढ़ जिसको बोलते हैं ना, स्किन से रिलेटेड डिसीज है। अब ये स्किन के रिलेटेड जो डिसीज है इसको प्रिक्योर, या अगर हम बात करें इससे निपटने के लिए, नेशनल हेल्थ मिशन तो ऑलरेडी चल ही रहा था, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। और ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है ना, इसने क्या किया, कुष्ठ रोग को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए और उसका जल्दी उपचार करने के लिए इनिशिएटिव शुरू किया। अब जो नेशनल हेल्थ जो मिशन है ये किस तरह की योजना है, सेंटर
स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर पैसा लगाते हैं। और इसका पर्पज ये होता है कि भारत और पूरे राज्यों के अंदर स्वास्थ्य है वह बेहतर हो सके, और एसडीजी जो गोल है हमारा, है ना, स्वास्थ्य को बेहतर करना, उसको भी बेहतर किया जा सके। और इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया कुष्ठ रोग के संबंध में, निकुष्ठ 2.0, जिसमें क्या किया जाता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निगरानी की जाती कुष्ठ रोग के संबंध में। अब कुष्ठ रोग की संख्या के बारे में यहाँ पे आपको बेसिकली ये जो इनिशिएटिव्स को किससे संबंधित है, कुष्ठ रोग के निवारण से संबंधित है, ठीक है, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब अगर आप देखोगे स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या बन रहे हैं, स्टेटमेंट्स है कि ये ऑपरेट होता है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसके अंतर्गत ये ऑपरेट होता है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। इसके अलावा दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट बन रहा है, इट प्रोवाइड फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट थ्रू पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से ये मुफ्त जाँच की सुविधाएँ उपलब्ध कराता है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट पूछना चाह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है क्या कि इट एम टू अचीव जीरो ट्रांसमिशन एंड जीरो डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड लेप्रोसी। कुष्ठ रोग के संबंध में अगर आप देखोगे ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव भी बहुत होता है, ये भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना। तो तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में भी हम इसके जाएंगे। अब अगर आप देखोगे चौथा क्या है, भारत में इसे नोटिफाइड डिसीज घोषित किया गया है। अब स्टेट अगर आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, द प्रोग्राम फोकस अर्ली डिटेक्शन ट्रीटमेंट स्टिग्मा एलिमिनेशन ऑफ निकुष्ठ 2.0, ये सेम हिंदी में यहाँ पे आपको मिलेगा कि सभी कार्यक्रम प्रारंभिक पहचान करना, ये सारा कार्यक्रम इसका है। अब अगर आप बात करें, यहाँ पर एक चीज़ आई है चर्चा में, नेशनल हेल्थ मिशन, जिसके बारे में मैंने बताया कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, शुरुआत किया गया था इसको 2013 में, ठीक है ना। इससे पहले दो चीज़ें चल रही थी भारत में, जिसे कहा जाता था NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कहा जाता था, और एक और स्कीम चलती थी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। NRHM रूरल के लिए, NUHM शहर के लिए, ये चल रही थी। इनकी जगह पर नेशनल हेल्थ मिशन को कंबाइन करके चलाया गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट है, मातृ मृत्यु दर है, उसको कम करना था, पब्लिक जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेहतर करना था, है ना, रूरल अर्बन जो डिवाइड उसको कम करना था। तो ये सारा काम इसके अंतर्गत किया जाना था। और नेशनल हेल्थ मिशन बहुत सारे इनिशिएटिव, जैसे आशा कार्यक्रम नेशनल हेल्थ मिशन ने शुरू किया, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई, है ना, मोबाइल ट्रैकिंग यूनिट, हेल्थ वेलनेस सेंटर, इन सब की शुरुआत की गई किसके द्वारा, NHM के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा, सी यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। तीन के तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किसके बारे में, अब हम थोड़ा सा ना वन लाइनर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बतानी रह गई कि जो नोटिफाइड डिसीज होते हैं वह क्या होते हैं। नोटिफाइड डिसीज ऐसे डिसीज होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नोटिफाई किया जाता है। क्यों नोटिफाई किया जाता है, कि अगर ऐसे कोई मामले आते हैं अस्पताल में, उनको लिस्ट किया जाए। जैसे अगर आप अभी आपको खांसी जुकाम है तो आप जाते हैं दवा लेते हैं, तो उसको लिस्ट थोड़ी किया जाता है कि ये दवाई है, इसको लिस्ट करना है। लेकिन यहाँ पर जो नोटिफाइड डिसीज, उनको लिस्ट करना अनिवार्य होता है। और इसको एक एक्ट बनाया गया, एपिडेमिक डिसीज एक्ट, महामारी या रोग ऐसे कुछ अधिनियम हैं, 1897 में बनाया गया था। यहाँ पर बात की गई थी किसके बारे में, किसके बारे में, यहाँ पे नोटिफाइड डिसीज को यहाँ पे बात यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे, हम आ जाएंगे किसके बारे में बात करेंगे, CISF के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। CISF के बारे में क्या न्यूज़ था, यह भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे प्रश्न क्या बनना है, प्रश्न यहाँ पे यह बनना है कि जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इसको कब शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे 1965 में, 1968 में, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है 1969 में, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1975 में। तो कब इसकी शुरुआत की गई थी, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा उस पर हम यहाँ पे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि दो तरह की डिफेंस फोर्सेस आपको दिखाई देती है भारत में। एक तो परमानेंट डिफेंस फोर्सेस, अगर स्थायी सेना के बारे में बात करें, जिसमें मिलिट्री आती है, जिसमें कौन आता है, इंडियन आर्मी आती है, इंडियन नेवी आती है, और इंडियन एयर फोर्स आती है, ठीक है ना। वहीं आपको पैरामिलिट्री देखने को मिलेगा, पैरामिलिट्री में आपको अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स देखने को मिलेगी। पैरामिलिट्री को CAPF भी कहा जाता है।
इसमें आ जाएगी आपकी बीएसएफ आ जाएगी, जिसको 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था, और भारत और पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश के बीच में सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वहीं आपको फिर सीआरपीएफ देखने को मिलेगी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आपको देखने को, नक्सल विरोधी अभियान है, इंटरनल सिक्योरिटी वाले जो अभियान है। सीआईएसएफ है जो आपको हवाई अड्डे में, मेट्रो में, बंदरगाह में, इन सारी जगहों पर आपको देखने को मिलेगी, जिसके बारे में पूछा गया है। और ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा ये क्या करती है, उपलब्ध करवाती है। ठीक है। अब जो नॉर्मल जो मिलिट्री होती है, सेना होती है, वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और लेकिन जो पैरा मिलिट्री होती है उस पर कंट्रोल किसका होता है, गृह मंत्रालय का, उस पर कंट्रोल होता है। तो चार यहाँ पे बीएसएफ आपने देख लिया है ना, सीआरपीएफ आपने देख लिया, सीआईएसएफ आपने देख लिया, और इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस भी आती है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस भी आती है, और चौथा यहाँ पे जो आती है कौन से, असम राइफल्स। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देख ली किसके बारे में, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं उनके बारे में। अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि कब कब इनको स्टैब्लिश किया गया था। तो बीएसएफ को मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बीएसएफ को स्टैब्लिश किया गया था 1965 में, है ना। सीआरपीएफ को 1835 में असम राइफल्स को स्टैब्लिश किया गया था, असम राइफल्स को। ठीक है ना, सबसे पुरानी असम राइफल्स है। सीआरपीएफ को स्टैब्लिश किया गया था 1939 में, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए, अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें सीआईएसएफ का, तो यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे आप जाएंगे एक्सप्लेनेशन, तो 1969 आ जाएगा। सीआईएसएफ एक्ट बनाया गया था, एक्ट के माध्यम से 1968 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, 1969 में। ठीक है, 1969 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 का सी सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पेयर मैच करना है। जैसे है रूपकुंड लेक है, क्या कंकाल झील है, क्या ये प्रवासी पक्षी से संबंधित है, क्या यहाँ पे लैंड टेल मकाक पाया जाता है, फिर वहीं ब्लू एंड वाइट फ्लाई कैचर, ये किससे संबंधित है इन तीनों में से, फिर है शरावती सेंचुरी, ये इन तीनों में से किससे संबंधित है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ये न्यूज़ में था, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे आखिर क्यों न्यूज़ में था। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे ब्लू एंड व्हाइट कैचर के बारे में अगर हम देखें, तो न्यूज़ में क्यों था कि एक रेयर प्रवासी माइग्रेंट स्पीसीज देखा गया है, जो बहुत कम भारत में देखने को मिलता है। जनरली ये जापान, कोरिया, उत्तर चीन, कंबोडिया वाले रीजन में मिलता है, लेकिन भारत में देखा गया है, जो जिसको क्या कहा जाता है, ब्लू एंड व्हाइट फ्लाई कैचर। इसकी फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब ये IUCN के किस लिस्ट में आता है, लीस्ट कंसर्न लिस्ट में आता है। कौन सी लिस्ट में आता है, लीस्ट कंसर्न लिस्ट में आता है। अब यहाँ पे पेयर मिलाने के लिए पूछ रहा है कि जो ब्लू एंड व्हाइट का जो वो किसके संबंध है, तो ये प्रवासी पक्षी है, तो बी हो जाएगा, ये बात बी का 2 हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर अगला जो अब ये 2 टॉपिक और बच रहे हैं, लैंड टेल मकाक क्यों न्यूज़ में था, यह भी जानना जरूरी हो जाता है। साथ ही जो रूपकुंड लेक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर ये रूपकुंड जो लेक क्यों न्यूज़ में थी। ठीक है, और इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह भी हम थोड़ा समझ लेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे शरावती सेंचुरी के बारे में, कि हाल में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि शरावती लैंड टेल जो मकाक सेंचुरी है, उसको इको सेंसिटिव जोन में किसी भी प्रकार की ज़मीनी गतिविधि ना की जाए। ये यहाँ पर बोला गया किसके संबंध में, शरावती लैंड टेल मकाक के सेंचुरी के संबंध में। अब ये जो शरावती लैंड टेल मकाक सेंचुरी ये कहाँ पे है, तो कर्नाटका में है। ठीक है ना, कर्नाटका में है। इसकी लोकेशन देख लेता हूँ मैं, शायद ही होगी इसमें। ये तो लैंड टेल मकाक, इसकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख लीजिए। इस रीजन में आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, शरावती जो इस सेंचुरी है। अब इसको यूनेस्को ने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, है ना, विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी आइडेंटिफाई किया गया था शरावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इसकी लोकेशन आपने देखी कहाँ पाया जाता है। अब अगर आप देखोगे किसके संबंध में, तो लैंड टेल मकाक से संबंध है इसका। किससे संबंध है, शरावती का लैंड टेल मकाक के कंजर्वेशन को लेके। फिर जो आता है प्रश्न किसके बारे में, रूपकुंड स्केलेटन के बारे में। तो जाहिर सी बात है एक का सही आंसर क्या हो जाएगा, स्केलेटन लेक है, रूपकुंड लेक। इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, रूपकुंड लेक के बारे में थोड़ा डिटेल से भी हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पे जान लो कि ए का 1, बी का 2 और सी का 3 हो जाएगा। अब ऊपर चलते हैं, तो इस तरह से कुछ मिक्स टाइप क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमारा वेस्क्यूल ब्रिज के बारे में है। अब जो वेस्क्यूल ब्रिज है क्यों न्यूज़ में था, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ये भी हम जानेंगे। न्यूज़ में क्यों था कि एक आपने ब्रिज देखा होगा कि जनरली ब्रिज किस तरह से होते हैं ना, लेकिन एक ब्रिज ऐसा होता है कि जब किसी शिप को क्रॉस करना होता है तो वो जी फोल्ड हो जाता है, वो ब्रिज फोल्ड हो जाता है। तो कोलकाता में अगर आप देखोगे, कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है,
तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो 117 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है, उसकी मंजूरी दी गई है ताकि यहाँ पर क्या किया जाए, इस तरह का वैस्क्यूलर ब्रिज को बनाया जा सके, है ना। सिंगल और डबल स्पैम इसके हो सकते हैं, ठीक। तो ये बात आपको यहाँ पे जाननी थी, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जानना नहीं, लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हैं कि इट इज़ मूवेबल ब्रिज दैट कैन बी रेज अलाउ वाटर वे ट्रैफिक टू पास, है ना। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा ब्रिज होता है जो क्या करता है, ट्रैफिक पास को गुजरने देता है। दूसरा है कि यह इट यूज काउंटर वेट मैकेनिज्म टू बैलेंस मूवेबल स्पैम, यह अगर आप देखो काउंटर वेट मैकेनिज्म या संतुलित करने के लिए काउंटर वेट जो तंत्र उसका उपयोग करता है अपने वजन को। तीसरा, इसके भाग को लीफ कहा जाता है, पुल के जो मूवेबल पार्ट उसको लीफ कहा जाता है। चौथा, द टर्म वैस्कुलर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द जर्मन, क्या जर्मन वर्ड से लिया गया है ये जो वर्ड है, कौन सा, वैस्कुलर, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला और दूसरा तीसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट, लेकिन चौथा स्टेटमेंट जो जर्मन नहीं है बल्कि फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। कब, कहाँ से लिया गया, फ्रेंच वर्ड से। तो 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्लू फ्लाई एचर के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ब्लू एंड व्हाइट फ्लाई एचर जिसके बारे में हमने यहाँ पर देखा, जिसके बारे में हमने यह भी डिस्कस किया कहाँ का है। तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते, इट बिलोंग टू द म्यूसिफिडाई फैमिली। अब हो सकता है आपको ना पता हो, तो चलिए इसको डाउट में रखते हैं। दूसरा, इट ब्रीड्स मेनली इन जापान कोरिया, तो मैंने आपको बताया था कि भारत में नहीं पाया जाता, जापान, कोरिया और कंबोडिया वाले रीजन में आपको, साउथ ईस्ट एशिया वाले में भी रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपको पता चल जाए करेक्ट है। अब दूसरा करेक्ट है तो या तो ये हो सकता है, या तो ये, या तो ये। तीसरा, दक्षिण पूर्व एशिया में शीतकाल में बिताता है, हो सकता है कि साउथ ईस्ट एशिया में शीतकालीन ठंडे टाइम पर आता हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा मान सकते हैं कि हो सकता है 2 3 करेक्ट हो, 2 और 3 करेक्ट हो, 2 3 करेक्ट होते हैं तो ये ए या तो डी बनता है। आयुसीन में इंडेंजर्ड है, तो अगर आपको ये पता है कि आयुसीन लीस्ट कंसर्न है, तब तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जाहिर सी बात है 1 2 3 लगा देंगे, क्योंकि इंडेंजर्ड गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको 50-50 यूज़ करेंगे, कुछ लोग ए लगाएंगे, कुछ लोग डी लगाएंगे, लेकिन रिस्क तो यहाँ पे लेना पड़ेगा। 2 3 अगर आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे ए या डी में किसी में आप रिस्क ले सकते हैं। मैं 1 2 3 लगाऊँ क्योंकि मुझे पता है, तो 1 2 3 इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हाँ सॉरी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक इसके बारे में, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो क्यों न्यूज में था, इसके बारे में समझें, कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए, एक जो संसदीय समिति है, पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने सिफारिश की रेलवे को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रीडेवलपमेंट करने के लिए जो यात्रियों की संतुष्टि है, फीडबैक है, समय समय पर उसका असेसमेंट करना चाहिए अमृत भारत स्टेशन के संबंध में इन्होंने बताया। अब जो अमृत भारत स्टेशन है ये तो इन्होंने बता दिया, लेकिन कब शुरू किया गया था इसे, तो शुरू किया गया था इसको 2022 में, वही पहला इसका स्टेटमेंट है कि इसको लॉन्च किया गया था 2022 में। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो तीसरा एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 3 में से कोई होगा। अब दूसरा भी कॉमन है, दूसरा भी तीनों जगह है, तो 1 2 भी करेक्ट हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट किसका उद्देश्य, रेलवे स्टेशन का दीर्घकालिक मास्टर प्लान यहाँ पे डेवलप करना, मॉडर्नाइज करना, स्टेशन को क्लीन बनाना, फैसिलिटेट करना, यात्रियों के लिए सुगम बनाना, बेहतरीन सुविधाएं देना, ये सब काम करना किसका है यहाँ पर, अगर आप देखोगे अमृत भारत स्टेशन का है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, द स्कीम प्रमोट्स मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड पैसेंजर एमिनिटीज़, यह योजना मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देती है, ठीक है ना, यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। चौथा, इसका लक्ष्य 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट करना है, ये यहाँ पे बोला गया। अब ये चौथा स्टेटमेंट आपको हो सकता है डाउट हो, लेकिन अगर आपको पता है कि या तो 1 2 3 हो सकता है, या तो 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या आंसर, सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी, 1309 सही आंसर यहाँ पे, चार के चारों ऑप्शन यहाँ पे सही माने जाएंगे, ठीक है। 6 हमने ऑलरेडी देख लिया। 7th क्वेश्चन है, शरावती लायन टेल जो मकाक सेंचुरी है प्राइमरली किसके लिए प्रोटेक्ट है, तो ये जाहिर सी बात है लायन टेल जो मकाक है उसके लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन किया जा रहा है, किसको, यहाँ पे शरावती लायन टेल मकाक सेंचुरी में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है रूपकुंड लेक के बारे में। यहाँ पे एक चीज़ और है, उसको भी आप समझ लीजिए, जैसे नीलगिरी ताहार के बारे में यहाँ पे नाम दिया गया है, तो नीलगिरी जो ताहार है उसके बारे में अगर आप देखो तो ये भी आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन करता है, और इसका आयुसीन स्टेटस आपको इंडेंजर्ड देखने को मिलेगा, तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। इसके बारे में अगर आप और कुछ स्टेटमेंट देखना चाहो तो नीलगिरी ताहार को लेकर प्रोजेक्ट के शुरू किया गया था, नीलगिरी ताहार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2022 में, है ना। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, और तमिलनाडु में इसके संरक्षण बनाना, इसकी जनसंख्या बढ़ाना यहाँ पे पर्पज था किसका, नीलगिरी ताहार का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखते हैं, रूपकुंड लेक के बारे में कि रूपकुंड लेक आखिर क्यों न्यूज में थी, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला जाता है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो लोकेशन सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए रूपकुंड लेक की लोकेशन है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी रूपकुंड लेक, ठीक ना, यहाँ पे
ये ठीक है। अब स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे रूपकुंड लेक के बाद, तो रूपकुंड लेक एक उत्तराखंड की एक ऐसी लेक है और एक मतलब सस्पिशियस बहुत ज़्यादा लेक है ना, कंका, इसे स्केलेटन लेक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, लेक ऑफ घोस्ट, लेक ऑफ स्केलेटन, फ्रोजन लेक, मिस्ट्री लेक, तो लेक ऑफ स्केलेटन यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके किनारे पर सैकड़ों मानव कंकाल पाए गए हैं। ठीक है ना, बहुत सारे मानव कंकाल यहाँ पे पाए गए हैं। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखें। 1942 में एक ब्रिटिश वन अधिकारी ने पहली बार यहाँ पे कंकाल देखे थे, है ना। और आधुनिक अगर स्टडी देखी जाए, डीएनए स्टडी की जाए, तो उससे पता चला कि ये 9वीं सेंचुरी के आसपास ही कंकाल हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक। अब ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि हालांकि अगर आप देखोगे हेल स्टॉर्म हुई थी यहाँ पे, हेल स्टॉर्म मतलब अगर आप देखो ओलावृष्टि हुई थी, जिस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे मर गए थे, ऐसा यहाँ पे प्रोडिक्शन यहाँ पे लगाया जा रहा है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है जो 9th है, उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे पेयर्स मिलाना देवोन आइलैंड किसके संबंध में, मार्स मिशन सिमुलेशन के संबंध में। पहला जो क्वेश्चन था हमने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया था। अमृत भारत स्टेशन वाला भी करेक्ट है, 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा पीएम शब्द भी समाचार जो सामग्री मंच उसके संबंध में पीबी शब्द की शुरुआत यहाँ पे की गई है, यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसके संबंध में, अगर आपने देखा पीबी शब्द के संबंध में। पीबी शब्द क्या है, पीबी शब्द अगर आप प्रेस प्रसार भारती ने शेयर किया ऑडियो विजुअल ब्रॉडकास्ट, इसका फुल फॉर्म है प्रसार भारती ऑडियो विजुअल ब्रॉडकास्ट डिसमिनेशन, है ना। ये प्रोवाइड करेगा फ्री एक्सेस, लोगो फ्री डेली न्यूज़ कंटेंट, अगले मार्च तक ये प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 2024 में। ठीक है, चलिए, तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या टेलीग्राम में ये चैनल हमारा सर्च कर सकते हैं @इंडियाज बाय दिवस द्विवेदी। और किसी टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक पर हम यहाँ पे देख लेंगे। या किसी सब्जेक्ट पर एमसीक्यू डिस्कशन चाहिए तो आप मुझे डिमांड कर सकते हैं, ऑन डिमांड हम उस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।